Good morning, students. As we have read about the poem yesterday, the name of the poem was The Ant and the Cricket, which was adapted from Aesop's Fables. We have got the moral from the poem yesterday that we should be active in our life and we should plan our future in such a way that we need not beg from others, whether it's money, whether it's anything. हमें एक्टिव अपने जीवन में रहना चाहिए और अपने फ्यूचर को कुछ इस ढंग से प्लान करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे हमें किसी के साथ ज़्यादा किसी से भी कुछ मांगने की या हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े. So today we are going to read about the textual questions. The students, you need to write these questions in your notebooks. आप सभी को ये टेक्सचुअल क्वेश्चंस मैं शेयर कर रहा हूँ और ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. As you can see that the 1 number question of your textbook is, the cricket says, "Oh, what will become of me?" When does he say it and why? क्रिकेट ने ये बात क्यों कही कि मेरा क्या होगा, कब और क्यों कही? So the answer is, the cricket says that this at winter's arrival, when he finds no food anywhere and finds he has not saved and stored anything for the winter ahead. He says this because he is now worried about his survival in the long, harsh winter months without food. So students, क्रिकेट ने ऐसी बात तब कही जब ठंड के मौसम की शुरुआत होने वाली थी या हो गई थी, क्योंकि उसने ये पाया कि उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने गर्मी के मौसम में या स्प्रिंग सीजन में कुछ भी सेव नहीं किया था. ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि वो चिंतित हो गई, वो क्रिकेट चिंतित हो गया था अपने जीवन के लिए कि वो कैसे जीवित रहेगा. इतनी कठोर ठंड के मौसम में वो बिना खाने के कैसे जीवित रहेगा, इस चिंता के कारण उसने ऐसी बात कही. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, find in the poem the lines that mean the same as neither a borrower nor a lender be. Shakespeare. Actually ये लाइन शेक्सपियर की है. neither a borrower nor a lender be. ना तो हम लोग किसी से कुछ उधार लेते हैं ना कुछ देते हैं. इस लाइन से मिलती जुलती लाइन कहाँ है? एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द एंड्स प्रिंसिपल्स. एंड का जो सिद्धांत था कि न किसी से लेना है न देना है, इसके बारे में आपकी राय बताइए. अब पहला आंसर है, बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लेंड. ठीक है, नीदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर बी. ये लाइन विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई थी, जिससे मिलती जुलती लाइन इस पोएम की भी है कि बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लेंड. और रहा बात दूसरा क्वेश्चन कि किसी से लेना नहीं किसी को देना नहीं, इस बारे में, इस सिद्धांत के बारे में आपके क्या विचार है? तो विचार यही है कि इन माई ओपिनियन द एंड्स प्रिंसिपल्स आर वेरी गुड एंड प्रैक्टिकल. व्हेन वी बोरो वी स्पेंड मोर देन वी अर्न. दिस लीड्स टू डिसग्रेस एंड मिजरी. व्हेन वी लेंड वी हेल्प द बोरोवर लूज रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. We also risk losing a friend, for money is friendship's greatest enemy. देखो स्टूडेंट, यहाँ क्या लिखा है? मेरे विचार में एंट जो है उसका सिद्धांत अच्छा है और व्यवहारिक है, क्योंकि जब हम किसी को उधार देते हैं, उधार जब हम किसी से लेते हैं तो हम जितना कमाते हैं अक्सर उससे ज़्यादा अगर हमारे खर्चे हों तब हमें उधार लेने की ज़रूरत पड़ती है. ऐसा करने पर इंसान की इज्जत खराब होती है और इंसान की कंजूसी भी कहीं ना कहीं झलकती है कि वो अपने सीमित आय में, जो भी उसकी आय है, उस आय में वो अपना घर क्यों नहीं चला पा रहा. तो एक तरह से ये उसकी इज्जत में लगने वाली बात होती है और उसकी कंजूसी भी कहीं ना कहीं शो करती है, मांगने की आदत. और अगर हम किसी को उधार देते हैं
तो हम लोग उधार लेने वाले को हेल्प करते हैं कि वो अपना रिस्पेक्ट खो दे और अपना सम्मान खो दे। वी ऑल्सो रिस्क लूजिंग ए फ्रेंड, और हमारा एक डाउट भी होता है कि हम दोस्त खोने की कगार पे आ जाते हैं, क्योंकि पैसा जो है वो दोस्ती का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर पैसा बीच में आ गया तो दोस्ती टूटने की पूरी संभावना रहती है। सो इसलिए पूर्ण कोशिश करनी चाहिए कि ना पैसा किसी से लेना ना देना है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, द एंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे। डू यू थिंक द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट हेयर? इफ सो व्हाई? जब एंट ने ये कहा क्रिकेट से कि विंटर को भी नाच के गा के निकाल दो, तो क्या यहाँ पर ये वर्ड सही है? द वर्ड डांस इज क्वाइट अप्रोप्रिएट हियर बिकॉज द क्रिकेट हैड अर्लियर रिवील्ड ही हैड सung all the time to while away the summer. Sing and dance are words used to express merriment and a carefree attitude and are suitable for the cricket. देखो sing and dance जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं खुशी जाहिर करना और कहीं ना कहीं लापरवाही जाहिर करना को शो करता है, जो कि एक्चुअली क्रिकेट में ये अवगुण थे। तो उसी अवगुणों को हाईलाइट करने के लिए जो है एंट ने ये बात कही क्रिकेट को कि हाँ भाई तुम डांस करो और इसी तरह से तुम विंटर को भी निकाल दो। तो ये एप्रोप्रिएट वर्ड है। नंबर 4 क्वेश्चन है, विच लाइन्स इन द पोएम एक्सप्रेस द पोएट्स कमेंट? रीड देम अलाउड, राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स। पोएट कहाँ कहाँ टिप्पणी देना चाह रहा है उन लाइन्स को बताओ। द लाइन्स आर, फोक्स कॉल दिस ए फेबल, आई विल वारंट इट ट्रू, सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। लोक कथाएं कहती हैं कि कुछ क्रिकेट्स के 4 पैर होते हैं और कुछ के 2। ये तो लोक कथाओं में कहा गया था, लेकिन मैं दावे के साथ भी कह सकता हूं कि ये बात सच है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि कुछ क्रिकेट्स के 4 पैर और कुछ के 2 होते हैं। ये पोएट की मतलब निजी सोच थी। नाउ सम पीपल टेक दिस टू बी ए मियर टेल विद मॉरल मैसेज। ये जो लाइन कही गई थी कि कुछ क्रिकेट के 4 पैर होते हैं कुछ के 2, इसके बारे में आप अपनी राय बताओ। तो भाई राय ये है कि कुछ लोगों को तो ये पोएम एक मस्ती भरी पोएम लगेगी, एक मनोरंजन देने वाली पोएम, और कुछ को ये जो है मैसेज देने वाली पोएम लगेगी, मॉरल मैसेज देने वाली। However, it is the truth about many people who spend wastefully and they waste their precious time in useless pursuits, not saving and preparing for future eventualities. In time of adversity, such people have to beg from others and earn disgrace. तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब यही है कि कुछ लोगों में ये आदत होती है कि वो बेकार के तरीके से खर्च करते हैं और अपना कीमती समय, अपना कीमती पैसा फालतू में नष्ट करते रहते हैं, जैसे कि फ्यूचर की बातों को वो समझ नहीं पाते और फ्यूचर के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाते। और अगर कभी कोई मुसीबत आ जाए तो ऐसे लोगों को दूसरों के सामने हाथ फैलाने को छोड़ करके और कोई रास्ता बचता भी नहीं है। नाउ इफ़ यू नो ए फेबल इन योर ओन लैंग्वेज, नरेट इट टू योर क्लासमेट्स। अगर आप अपने भाषा में कोई फेबल जानते हो तो उसको अपने क्लासमेट्स को बताओ। किसी दूसरे फेबल के बारे में आपसे पूछा गया। नाउ देयर इज ए आंसर दैट ए फेबल आई नो गोज लाइक दिस: 2 bear cubs were quarreling among themselves over a fish they had caught. They did not know how to divide it equally. A clever fox came along and offered to solve their problem. It cut off a fish's head and gave it to one cub. Then it cut off the fish's tail and gave it to the other cub. When the cubs asked the fox to divide the middle, meaty part, he said he would claim it as his fee to settle the dispute. Thus the cubs were left hungry while the fox ran away with the best part of the fish. This fable conveys the moral that we must always settle our quarrels ourselves and never allow others to interfere. Others take advantage of our disputes to serve their own purposes. तो ये कहानी है स्टूडेंट्स, ये कहानी बिल्ली और जो है बिल्ली और कौवों की भी ऐसी ही एक कहानी थी कि 2 बिल्ली थी, उनको कोई ब्रेड मिला था और वो उसको डिवाइड नहीं कर पा रही थी 50-50%। तो एक क्रो आया, वो बहुत चालाक था, उसने बोला कि मैं आप लोग का डिवाइड कर देता हूँ, एक तराजू लाओ। तो एक तराजू लाई गई, दोनों तराजू में हाफ हाफ करके ब्रेड रखा गया
थोड़ा बहुत कहीं भी एक तराजू अगर झुक जाता तो वो वहाँ से थोड़ी सी ब्रेड तोड़ करके वो जो कौवा है वो खा लेता, और इस तरह से वो बराबर करने की कोशिश करता गया और अंततः ब्रेड दोनों लगभग खत्म ही हो गई। तो उसने बिल्लियों को कुछ भी नहीं दिया और कहा, बिल्ली कुछ कह भी नहीं पा रही थी उसको, क्योंकि बिल्लियों ने ही उस क्रो को अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए बुलाया था और उसने सॉल्व करने के चक्कर में लगभग पूरा ब्रेड ही खा लिया। वैसे ही ये कहानी है कि दो भालू के बच्चे थे, उनको कहीं से मछली मिली, वो उसको अलग अलग हाफ डिवाइड नहीं कर पा रहे थे। वहीं पर वहाँ पर से एक जो है बुद्धिमान लोमड़ी गुजर रही थी। बुद्धिमान लोमड़ी ने अपने आप को कहा कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। उसने मछली का सर एक को दिया और मछली की पूँछ एक को दी, और जब उससे पूछा गया उन कप्स के द्वारा कि भाई बीच वाला हिस्सा तो हमें दो, तो उसने कहा कि बीच वाला हिस्सा मैं नहीं दे सकती क्योंकि ये मेरी फीस है। तो इस तरह से जो मोटा हिस्सा था उस मछली का, मुख्य हिस्सा जो उसका मिडिल पोर्शन था, जो मीठी पोर्शन था, पेट भरने लायक पोर्शन था, उसको वो जो है फॉक्स अपने साथ ले गई। तो इस फेबल से जो मॉरल मिल जो निकल के आया है वो ये कि अपनी आपस के झगड़ों को खुद से ही सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। आप अगर किसी तीसरे को बोलोगे तो वो तीसरा जो है आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा और अपने स्वार्थ को पूरे करने की कोशिश करेगा। तो हमेशा अगर दो दोस्तों के बीच में या नॉन पर्सन्स के बीच में अगर झगड़ा हो जाए तो कोशिश पहले ये करनी चाहिए कि उस झगड़े को हम लोग आपस में सुलझा लें। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर। स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर that there is a new chapter. The name of the chapter is the tsunami. This is your chapter number 2 and we are just going to start it. इस चैप्टर को हम लोग सिर्फ शुरू करने वाले हैं आज। थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। जैसे कि आप देख पा रहे हो, बिफोर यू रीड, look at the map of the Andaman and Nicobar Islands given here. Andaman and Nicobar Islands. Now read the sentences below, rewrite the correct ones after correcting the mistakes. Students, यहाँ पर कुछ एक तो लेफ्ट साइड में अंडमान एंड निकोबार का मैप दिया हुआ है जो कि आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, और इस मैप को देखने के बाद राइट साइड में 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और जो क्वेश्चंस आपको सही लगे उनको आपको सिर्फ ये बोलना है कि दे आर ट्रू, दे आर करेक्ट, और अगर कोई क्वेश्चन आपको गलत लगते हैं तो आपको ये बोलना है कि ये क्वेश्चन यहाँ से गलत है, और उसको करेक्शन भी आपको करना है। तो अब हम लोग इन क्वेश्चंस को पढ़ने की जो है कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार में सबसे पहले नॉर्थ अंडमान की पिक्चर दी हुई है, फिर मिडिल अंडमान, फिर लोअर अंडमान, देन पोर्ट ब्लेयर विच इज़ द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, फिर लिटिल अंडमान, इन सब की पिक्चर्स दी हुई है। इंडियन ओशन है, निकोबार आइलैंड्स में एक है टरासा, एक है कचाल, लिटिल निकोबार, नॉन काउरी, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये सब आप पिक्चर में देख पा रहे हो, अपने टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो। क्वेश्चन आंसर्स दोनों ही यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ। द क्वेश्चन नंबर 1 इज कचाल इज एन आइलैंड, इट इज अ करेक्ट सेंटेंस। अच्छा, कचाल इज पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इट इज नॉट ट्रू बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। नॉन काउरी is an island in the Nicobar group. It is a correct sentence. Then Kachal and non-Kauri are more than 100 miles apart. यानी कचाल और नॉन काउरी जो आइलैंड्स हैं ये आप एक दूसरे से 100 मील की दूरी पर स्थित हैं। हिंट में द स्केल ऑफ द मैप इज गिवन, स्केल ऑफ द मैप दिया हुआ है 92 10 डिग्री 92 डिग्री वगैरह दिया हुआ है। तो इस हिसाब से जो है कचाल एंड नॉन काउरी आइलैंड्स आर लेस देन 100 माइल्स अपार्ट, ठीक है, जो कि 92 डिग्री तक दिया हुआ है। और 0 से 100 के बीच जो है किलोमीटर्स वो दिया हुआ है, और 70 माइल्स भी बॉक्स में जो शो किया हुआ आप देख सकते हो। So the answer is incorrect and the correct answer will be
They are 100 miles apart. Now the fifth question is, the Andaman and Nicobar Islands are to the west of India. The Andaman and Nicobar Islands are to the southeast of India. साउथ ईस्ट है, ठीक है, इट इज़ नॉट द वेस्ट. भारत के दक्षिणी पूर्वी स्थान पर लोकेटेड है. And last but not the least question asked is, the Nicobar Islands are to the north of the Andaman Islands. It is also incorrect. The correct answer is, the Nicobar Islands are to the south of the Andaman Islands. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आंसर भी मैंने आपके साथ शो किया, आपको शो किया और डिस्कस किया हम लोगों ने. नाउ तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. जैसे कि आप देख पा रहे हो, नाउ व्हाट इज ए सुनामी एज वी कैन रीड इन द बॉक्स. चैप्टर की शुरुआत इस ढंग से की गई थी कि ये द चैप्टर इज बेस्ड ऑन द ओशन वेव्स, द सुनामी. चैप्टर की शुरुआत में हमने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में कुछ पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए. नाउ लेट्स रीड व्हाट इज ए सुनामी. स्टूडेंट्स, ए सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव caused by earthquakes under the sea. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India, such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. Here are some stories of courage and survival. The animals sensed that a tsunami was coming. Some stories suggest that they did. Students, tsunami बहुत ही शक्तिशाली समुद्री लहरों को कहते हैं. एक तरह से आप समुद्री भूकंप बोल सकते हो. पृथ्वी पर भूकंप आए तो उसको अर्थक्वेक कहते हैं, समुद्र में भूकंप आए तो उसको सुनामी कहते हैं. 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी आया था जो थाईलैंड, भारत के कुछ हिस्से जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और तमिलनाडु समुद्री तट पर आक्रमण किया था. इस चैप्टर में हम लोग ए फ्यू स्टोरीज पढ़ेंगे जिसमें उस 2004 की सुनामी से लड़ने वाले और बचने वाले लोगों की गाथाएं हैं. और आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सुनामी जानवरों को पहले से अनुमान देती है? हाँ, बिल्कुल अनुमान देती है, पहले से अनुमान देती है सुनामी जानवरों को. नाउ लेट्स रीड. दिस स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्चिपेलागो. Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachal. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ignatius carefully took his TV set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ चैप्टर की शुरुआत हो रही है कि ये कहानियाँ अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो से हैं. आर्किपेलागो का मतलब आइलैंड ग्रुप्स. आर्किपेलागो मीन्स ग्रुप्स. ये कहानियाँ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप से हैं. इग्निशियस नाम का एक आदमी था जो कचाल एक प्लेस का नाम, वहाँ की किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था. तो उसकी बीवी ने एक दिन उसको सुबह 6 बजे उठाया क्योंकि उसको भूकंप महसूस हुआ. इग्निशियस उठा और उठ करके देखा कि टीवी जो है, वो अपना टीवी को उठाया और जो है टेबल से नीचे रख दिया क्योंकि उसको भी थोड़ा सा महसूस हुआ था भूकंप. उसने सोचा कहीं टीवी गिर के टूट ना जाए. टीवी को नीचे रख दिया और वो पूरी फैमिली घर से बाहर निकल पड़ी. When the tremors stopped, they saw the sea rising. In the chaos and confusion, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. He never saw them again. His wife was also swept away. Only the 3 other children who came with him were saved. तो बहुत बड़ी
आगे जाकर के उसने ट्रेजेडी देखी। वो अपने परिवार के साथ बाहर निकल गया। इग्निशियस अपने परिवार के साथ बाहर निकल गया। बाहर निकल करके उसने देखा कि समुद्र की लहरें बहुत तीव्र उफान पर है। चारों तरफ शोर शराबा और लोग इधर उधर भाग रहे हैं। चारों तरफ शोर शराबा है, कंफ्यूजन है, लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। उसके दो बच्चे थे। They caught hold of the hands of their mother's father, यानी इग्निशियस की जो माँ थी उसके पिता का हाथ वो पकड़ के रखे थे और उसकी माता के भाई का हाथ पकड़ के रखे थे और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, जहां से भी वो तूफान आ रहा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि इग्निशियस को अपने बच्चे दोबारा नहीं दिखाई दिए। उसके बच्चे भी उस लहरों में डूब गए और उसकी पत्नी भी उस लहर में डूब गई। सभी बहा लिए गए। सिर्फ उसके साथ 3 अन्य बच्चे थे जो किसी उसके पड़ोसी के बच्चे रहे होंगे, वो उसके पास बच गए थे। तो इस तरह से आपने देखा कि जो होता है सुनामी वो कितना खतरनाक हो सकता है। सुनामी ऑब्वियसली ये 2004 में जो सुनामी आया था उसकी घटना है। बहुत ज़्यादा खतरनाक वो सुनामी आया था जिसमें कई जाने गई होंगी। सोचो उन परिवारों का क्या हुआ होगा जहाँ पर इस तरह से, जैसे कि एक पहला स्टोरी के शुरू में ही आपको जो दिखाया जा रहा है कि किस तरह से एक आदमी था, वो अपने परिवार के साथ बाहर निकला और उसका परिवार अचानक से देखते ही देखते उस आदमी की पत्नी और उसके 2 बच्चे लहरों में गुम हो गए। सोचो उस आदमी पर क्या बीतेगा जिसके 2 बच्चे और पत्नी लहरों में गुम हो गए। उसके दुख का अंदाजा भी हम लोग नहीं लगा सकते। तो स्टूडेंट ये चैप्टर हम लोग अभी फ़िलहाल यहीं तक स्टॉप करेंगे। आपका काम एक है, आपका जो होमवर्क एक रहेगा वो ये रहेगा होमवर्क कि आप लोग जो है लास्ट चैप्टर द एंट एट द क्रिकेट के क्वेश्चन आंसर्स तो आप लोग नोटबुक पे लिखोगे ही, साथ साथ चैप्टर 2 के जो वर्ड मीनिंग्स हैं, द वर्ड मीनिंग्स विच हैज़ बीन गिवन इन योर बुक, आपके टेक्स्ट बुक में जो वर्ड मीनिंग्स दी हुई है उसको आप लोग लिखना शुरू कर दो। वर्ड मीनिंग्स को आप लोग लिखना बेशक शुरू कर दो। तो ये तो हो गई उसकी वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। तो मतलब इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग्स आप अपनी नोटबुक में उतारोगे और पिछले चैप्टर की जो है आप लोग क्या लिखोगे, पिछले चैप्टर की आप लोग क्वेश्चन आंसर्स लिखोगे नोटबुक में और इस चैप्टर की सारी वर्ड मीनिंग्स आप लिख लो। आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं और इसके बाद वाला जो है पोर्शन वी विल स्टार्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो दैट्स ऑल अप टिल जो है टुडे। आई होप दैट यू हैव understood the question answers of previous chapter and also you have understood whatever we have read. We have read just about the box and about the first paragraph of this chapter. So